अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एटम्स के दरमियान इंट्रैक्शन होती है जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी एटम्स आपस में जब जुड़ते हैं तो उनके दरमियान जो जोड़ने के लिए जो ताकत इस्तेमाल होती है उसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग ही की वजह से हमारे आसपास मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस फॉर्म होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लूज़ या शेयरिंग की वजह से केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट होती हैं या बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो उसकी मदद से मुख्तलिफ़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ता है और मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस की वजह भी यही शेयरिंग या गेन और लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ वाक़ होने वाले केमिकल रिएक्शंस भी जो है वो इन्हीं बॉन्डिंग्स की वजह से मौजूद होते हैं। फिर हमने बताया था कि आखिर ये कितनी टाइप्स की हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग्स होती हैं। केमिकल बॉन्डिंग्स की बेसिकली कल हमने आपको दो टाइप्स बताई थी। एक हमने बताया था आयोनिक बॉन्ड के बारे में, जो तब बनता है जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लूज़ को जो है तरतीब देते हैं। यानी कि एक एटम दूसरे एटम से अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, गेन कर लेता है, छीन लेता है, तो जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम्स के दरमियान ताकत का तवाज़ुन, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं, उसका डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्योंकि जब एक एटम दूसरे एटम से 1.7 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रखेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तभी वो उसके इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से रिमूव करके अपने शेल में ऐड कर लेगा। तो जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की गेन और लूज़ होती है दो एटम्स के दरमियान, तो उससे उनके ऊपर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। और ये दोनों आपस में एटम्स एक दूसरे के साथ मिल करके एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तमाम तर आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ बुनियादी खसूसियात पाई जाती हैं, जैसे कि उनकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो सॉलिड्स की सूरत में होती है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं और वो मेल्टेड या डिज़ोल्व कंडीशन में करंट कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। साथ साथ उनके दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ आयोनिक सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी जो टाइप थी बॉन्डिंग की जो एटम्स के दरमियान वजूद में आती है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के दरमियान तब बनता है जब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होता है, यानी दोनों की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की ताकत अगर सेम हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो जब ताकत सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की गेन और लूज़ के बजाय शेयरिंग होती है, यानी दोनों एटम्स जो होते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। चूँकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं डेवलप होती, चार्जेस नहीं बनते, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड होते हैं ये वीक बॉन्ड होते हैं। और वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादातर सॉफ्ट सॉलिड्स या लिक्विड्स की सूरत में पाए जाते हैं। वीक बॉन्डिंग की वजह से ही कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी लो होते हैं और वो इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि उनमें चूँकि चार्ज ही डेवलप ही नहीं होता तो लिहाजा वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी में इनके अंदर भी यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं और इनकी बॉन्डिंग फोर्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स का। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक कहलाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड और एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो सिर्फ एक होता है। जब हम पेयर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक पेयर में दो चीज़ें होती हैं। जैसे आप जूते खरीदने जाते हैं तो एक जूता खरीद के थोड़ी आते, आप जूतों का हमेशा पेयर खरीदते हैं। इसी तरह सॉक्स भी हमेशा पेयर्स में खरीदे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है तो उसमें भी पेयर का वर्ड यूज़ होता है। तो जब पेयर का वर्ड यूज़ हो तो समझ जाएं दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो जनरली तौर पे जब दो एटम जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं आपस में शेयरिंग करते हैं तो दोनों अपने अपने शेल्स में से, वैलेंसी शेल में से एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो रहा होता है। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और अगर किसी भी दो एटम्स के दरमियान अगर शेयरिंग दो पेयर्स की हो, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हों, तो उसको फिर हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है एटम्स के दरमियान अगर दो क्लोरीन एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं तो दोनों एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, एक पेयर शेयर हो रहा है, तो ये क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को दो एटम्स के दरमियान एक सिंगल डैश लाइन से शो किया जाता है।
जबकि ऑक्सीजन के दरमियान, जो ऑक्सीजन के दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, उसमें हर एटम ऑक्सीजन का 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से 2 पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन के दरमियान 2 डैश लाइंस ड्रॉ करके इस डबल कोवेलेंट बॉन्ड को शो किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर 2 की जगह 3 पेयर्स शेयर हों, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी, इससे ज़्यादा पेयर शेयर नहीं होते, टोटल 2 एटम मैक्सिमम 3 पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयरिंग में यूज़ होते हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें 3 पेयर शेयर हो रहे हो, 3 एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स हो, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि 2 नाइट्रोजन एटम्स जब आपस में अपने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स की एक और भी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि कहलाती है पोलैरिटी। कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर 2 सेम एटम्स के दरमियान बने जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम है, जैसे 2 क्लोरीन एटम्स हैं, दोनों एक ही टाइप के एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स बराबर है, तो इनके दरमियान इसी वजह से शेयरिंग भी बराबर होती है और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो बराबर इक्वली शेयर कर रहे होते हैं, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ नहीं करता। तो दोनों के दरमियान ताकत के तवाज़ुन बराबर होने की वजह से बिना किसी पोलैरिटी के कोवेलेंट बॉन्ड बने, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे 2 एटम्स के दरमियान बने जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती, यानी 2 अनलाइक एटम्स हो, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बनता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है, तो उसका जो हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीक होती है, छोटा एटम होता है, उसके अंदर कम चार्ज होता है। क्लोरीन एक बड़ा एटम होता है, उसमें ज़्यादा चार्ज होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स ज़्यादा होती है। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में शेयरिंग करते हैं तो ऑब्वियसली क्लोरीन बीइंग मोर पावरफुल वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन के पास कम और क्लोरीन के शेल में ज़्यादा देर रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान हो तो शेयरिंग रही है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर शेयर हो रहा है वो ज़्यादातर क्लोरीन की तरफ टाइम ज़्यादा गुजारते हैं, यानी कि क्लोरीन के शेल में ज़्यादा देर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थोड़ी सी पार्शली तौर पर ज़्यादा हो जाती है। उसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को नेट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर चूँकि उसके शेल में उसका अपना इलेक्ट्रॉन भी नहीं मौजूद रहता ज़्यादा देर, तो उसके जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। तो इस डोमिनेशन की वजह से उनके ऊपर स्लाइटली पोलैरिटी आ जाती है कि दरमियान में एक साइड जो होती है वो थोड़ी स्लाइटली पॉजिटिव हो जाती है ज़्यादा और क्लोरीन वाली साइड थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। अब इस चार्ज डिफरेंस की वजह से ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, अभी भी शेयरिंग ही हो रही है, लेकिन वो शेयरिंग अनइवन होने की वजह से एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डेवलप हो जाता है और एक साइड पर नेगेटिव चार्ज। इस कंसेप्ट को हम पोलैरिटी भी कहते हैं और इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और अगर 2 एटम्स के दरमियान इतनी ज़्यादा अनइवन शेयरिंग हो, यानी कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो जाए, तो फिर होता यह है कि एक एटम दूसरे एटम के शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता है। जब शेल से रिमूव करके अपने शेल में कम्प्लीटली उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा तो फिर वो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि शेयरिंग इसमें नहीं हो रही। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो है एक शेल से रिमूव होकर दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो फिर यहाँ कंप्लीट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, तो ये आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने बताया कि हमेशा वो 2 लाइक एटम्स के दरमियान बनता है, तो उनके दरमियान सेम जो है अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के पास इवनली शेयर होता है, तो कोई पोलर चार्ज इन पे डेवलप नहीं होता, ये न्यूट्रल एटम रहते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने की वजह से ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। अच्छा भाई, इसी तरह यहाँ पर आपको एक वाटर के मॉलिक्यूल की मिसाल से यही पोलैरिटी समझाई गई है कि वाटर जो कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की मदद से बनता है, वाटर एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स एक सिंगल हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो पानी इसीलिए बिहेव थोड़ा सा आयोनिक नेचर इसीलिए रखता है क्योंकि वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें चार्जेस डेवलप होते हैं। और ये चार्जेस किस तरह से डेवलप होते हैं ये इस पिक्चर से आपको समझाते हैं कि ऑक्सीजन के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में ज़्यादातर गर्दिश करते रहते हैं शेल्स के अंदर।
हाइड्रोजन्स जिनके पास सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और जब वो कोवलेंटली शेयर करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसके शेल में ज़्यादा टाइम रहता है और हाइड्रोजन के शेल्स में वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्टे करता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का जो हमारे पास प्रोटॉन होता है उसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक पोल की तरह डोमिनेट हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग में किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। एक देखें सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सराउंड कर रहा है और ये दो पॉजिटिव चार्ज दो पोल्स पे अलग से नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल होता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको कोवलेंट बॉन्ड को समझाने से पहले ना आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, अगर आप दोस्तों की पार्टी करते हैं ना तो अक्सर कभी ऐसा होता है कि कोई दोस्त एक ऐसा आ जाता है जो कहता है नहीं मेरे लिए अलग से ऑर्डर नहीं करना, मुझे भूख नहीं लगेगी। तो आप सब जो है ना ऑर्डर कर देते हैं अपना अपना, उसके लिए नहीं मंगाते भाई, वो शेयर भी नहीं करता। फिर उसके बाद जब ऑर्डर रेडी होकर के आ जाता है ना और जब सब खाना पीना शुरू होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो सबसे बड़ा भूखा था और जो है ना सबके साथ वो जो है ना सब में से शेयर करता है, ठीक है, वो खुद कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ऐसे कंजूस दोस्त हर पार्टी में मौजूद होते हैं हमारे कुछ ना कुछ। तो वो जो होते हैं ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने की मिसाल होते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं करते ना कि उसको उठा करके बाहर फेंक दें खाने के टाइम पे कि नहीं भाई चलो बाहर, तो ऐसा नहीं करते, हम उनके साथ शेयर करते हैं और जो है ना वो फ्रेंडशिप का फुल मज़ा उड़ाते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह अगर कभी केमिस्ट्री में एटम्स के दरमियान शेयरिंग हो रही है, लेकिन शेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो सिर्फ एक ही एटम प्रोवाइड करे और दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टी में लेके ही ना है, तो वो शेयरिंग जो होती है उसे वन साइडेड शेयरिंग जो होती है उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमेशा ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जो अनलाइक होते हैं, यानी कि दो सेम एटम्स के दरमियान कभी भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमेशा नॉन पोलर बनेगा और अनलाइक एटम्स के दरमियान जो है या तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एक चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट और भी क्लियर कर दूं कि आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो जस्ट लाइक आयोनिक बॉन्ड है कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे ने नहीं दिए। तो उसमें फ़र्क है इसमें आयोनिक बॉन्डिंग में और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में, वो ये कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं। देखें इलेक्ट्रॉन पेयर बहरहाल दोनों एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा है, भले से उसको प्रोवाइड करने वाला एक ही एटम है, जबकि आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम के शेल से दूसरे एटम के शेल में परमानेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर परमानेंट ट्रांसफ़र होगा तो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, नहीं होगा शेयर हो रहा है बीच में तो वो कोवलेंट मॉलिक्यूल की टाइप रहेगा। अब यही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके दरमियान हम आपको इस पिक्चर की मदद से फ़र्क बताते हैं। लेकिन जब कभी भी दो नॉर्मली जैसे हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल बना। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया और ये एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे जो कि आपको अमोनिया की मिसाल से समझाया गया है कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से बनता है। ओवरऑल जनरली तौर पे अमोनिया जो होता है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके जो सेकंड शेल होता है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसके पास जनरली तौर पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको लास्ट टाइम बताया था कि बॉन्डिंग आखिर में होती क्यों है, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म ही क्यों होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हर एटम की ख्वाहिश होती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों। तो वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स छीनता है या शेयर करता है। नाइट्रोजन के पास अगर वैलेंसी शेल के अंदर लास्ट शेल में से 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास कमी 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी 3 हाइड्रोजन्स को अटैच करके फुलफिल करता है। तो हर हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अब वो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, नाइट्रोजन जो है ना उसे छीन नहीं सकता, तो वो शेयरिंग के जो है ना कर लेते हैं आपस में। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तीनों हाइड्रोजन्स का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे ऑलरेडी, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, तो अब इसके पास ऑक्टेट रोल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके
वैसे जनरली तौर पे ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको पता है शेयरिंग जब की जाती है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन लेकर के आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को भी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो तभी तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन भी, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और जो है तीनों हाइड्रोजन्स की वैलेंसीज फुलफिल हो जाती हैं, तो तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन खुद प्रोवाइड करते हैं और एक एक नाइट्रोजन से लेते हैं। अब नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग के लिए यूटिलाइज हो गए हाइड्रोजन के साथ, तो 5 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए बॉन्डिंग के अंदर, ये बाउंड होगा हाइड्रोजन के साथ, तो अब आवारागर्दी करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। टोटल 5 थे, 5 में से 3 ने बॉन्डिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स ने, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास फ्री बचे। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्री होते हैं, जो बॉन्डिंग में यूज नहीं होते, उनको लोन पेयर्स भी कहा जाता है। अब नाइट्रोजन वैसे तो जनरली एटॉमिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं है, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन इसके पास एक जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर अवेलेबल है किसी दूसरे पॉजिटिव मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के लिए। तो अगर हाइड्रोजन को कोई हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन का जो सिंगल एटम होता है, प्रोटॉन जो होता है सिंगल, वो अगर इस अमोनिया के आसपास कहीं मौजूद हो तो ये रीडली उसके साथ एक्ट कर लेता है। इसके पास 2 पहले ही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन आयन को अपने फर्स्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो उसके साथ रीडली जो है अटैच हो जाता है। तो जब हाइड्रोजन आयन इसके साथ अटैच होता है तो ये एक हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में। ये बॉन्डिंग जो होती है, जिसमें देखें आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन आयोनिक फॉर्म में, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, बल्कि सिर्फ सिंपल प्रोटॉन न्यूक्लियाई मौजूद है। तो अगर सिर्फ सिंपल प्रोटॉन न्यूक्लियाई हाइड्रोजन का मौजूद हो तो वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर लेता है। अब यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अमोनिया मॉलिक्यूल ने प्रोवाइड किया और हाइड्रोजन ने सिर्फ शेयरिंग करी, और एक कंप्लीट अमोनियम आयन यानी NH4 पॉजिटिव का आयन क्रिएट हुआ। अब अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर ये अमोनिया आयन क्यों बना, अमोनिया क्यों नहीं बना? तो देखो, अमोनिया को अमोनियम आयन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऐड होने के बावजूद यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये पॉजिटिव आयन इसको इसलिए कहा जाता है, देखें, क्योंकि अब इसके पास इस पिक्चर में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को काउंट कर लें। नाइट्रोजन के अपने 7 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है भाई, और उसके बाद ये 4 प्रोटॉन्स हाइड्रोजन्स की वजह से, तो कुल मिलाकर के 7 और 4 टोटल 11 प्रोटॉन्स हैं। अब इस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के ऐड होने से पहले तो हमारे पास मामलात बराबर थे, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया है ये अपने साथ कोई नेगेटिव चार्ज लेके नहीं आया, तो टोटल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहे जितने लास्ट टाइम थे 10। इसके आने से एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो वो होगा 11 प्रोटॉन्स। तो इस एक्स्ट्रा प्रोटॉन के ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो सेम उतने ही थे जितने लास्ट टाइम थे, इसके ऐड होने की वजह से इसके ऊपर जनरली तौर पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो ये अमोनियम हमेशा आयन कहलाता है। उसके बाद हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहलाता है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग को कहते हैं जिसमें हमारे एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की गेन और लूज नहीं होता, ना शेयर होता है, बल्कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से वजूद में आती है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या चीज़ होती है, देखें, ये बॉन्डिंग ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ मेटल्स ही में पाई जाती है, इसीलिए इसको मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। नॉन मेटल्स ये बॉन्डिंग नहीं करते। मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंसी शेल्स में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में मिलकर के एक फ्री मूविंग क्लाउड बना लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहलाता है। मेटल्स की इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी की वजह से ही उसमें से करंट कंडक्ट करना पॉसिबल होता है, क्योंकि करंट होता क्या है, करंट की डेफिनेशन यही है कि करंट का मतलब मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे होते हैं वायर के अंदर, वो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स का ताकत लगाने से दूसरे पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि सेम चार्ज आपको पता है एक दूसरे को रिपेल करता है। तो जो हमारे यहाँ वायरों में करंट आता है वो कैसे आता है, पावर हाउस से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और वो सिर्फ उसको पावर जब स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही वायर में जाते हैं तो वायर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वो पुश करते हैं। तो उससे वो पुश की वजह से वो जितनी ज़ोर से पुश करते हैं उतना ज़्यादा वोल्टेज होता है, और हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। तो मेटल्स के अंदर ये खासियत करंट कंडक्ट करने की सिर्फ इन्हीं एक्स्ट्रा मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। अगर
मेटल्स के अंदर ये मेटेलिक बॉन्डिंग ना होती बल्कि वो जनरली तौर पे आयोनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते, तो उनके अंदर भी क्या होता है, वो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स के साथ और दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके होते। कोई एक्स्ट्रा मूविंग इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो करंट कंडक्ट कैसे करते फिर? तो करंट कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। तो मेटल्स जो होते हैं वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है ये आपस में मिलकर के दो सेम नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से मेटल के अंदर जितने भी जो एटम्स के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और हल्के सा कोई भी पोटेंशियल मिले जब इस सॉलिड मटेरियल को किसी दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉनिक करंट का, तो इसके अंदर मौजूद ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे की साइड में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास क्लस्टर होता है आयोनिक क्लाउड्स का, इसकी वजह से जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, ये जनरली तौर पे कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरह वीक बॉन्डिंग होती है, लेकिन मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो मुख्तलिफ मेटल के एटम्स के दरमियान अलग अलग किस्म की होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे पास करंट कंडक्ट करने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कॉपर एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंसीडर किया जाता है, इसीलिए उसको वायरिंग में यूज़ किया जाता है। स्टील, सिल्वर, गैलियम ये सब भी मेटल्स हैं, लेकिन इनको हम यूज़ नहीं करते वायर्स वगैरह बनाने में ज़्यादा। और जो सैटेलाइट्स वगैरह बनती हैं उनके अंदर या जो बहुत हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर तो करंट कंडक्शन के लिए कंडक्टर के तौर पर गोल्ड इस्तेमाल होता है, क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी इन सारे कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है और गोल्ड जो होता है वो बहुत अच्छा मेटेलिक कंडक्टर होता है और उसमें कभी जंग भी नहीं लगता। तो उसके अंदर इन फ्री इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स के मूव करने में कोई रुकावट भी नहीं आती, तो अपनी रेजिस्टेंस तकरीबन ना होने के बराबर उसके अंदर होती है, जिसकी वजह से उसको हम बहुत ही जो हाई जो एफिशिएंसी की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह में या जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके प्रोसेसर्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक हमने अब तक जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग की फोर्सेस की टाइप्स पढ़ी हैं उन सबको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, यानी वो फोर्सेस जो कि एटम्स के दरमियान उनको बॉन्ड बनाने या एटम्स को जोड़ने के लिए यूज़ होती हैं, वो सारी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की हमने अब तक 3 टाइप्स पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी आयोनिक बॉन्ड, एक हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड और फिर हमने पढ़ा मेटेलिक बॉन्ड, और बीच में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड था, वो भी जो है वो हमारी कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक स्पेशल टाइप थी। तो ये सारी कुल मिला के 3 से 4 जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं सारी की सारी कहलाती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखने के लिए हमारे पास कुछ मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। इनके दरमियान आपको कन्फ्यूजन ना हो तो एक जनरल आपको एक्सप्लेनेशन ये दे देता हूँ कि याद रखिए कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग क्रिएट करती हैं और उनको एक ख़ास मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में जोड़ के रखती हैं। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन या अपना साइज़ या अपनी ओरिएंटेशन के वो किस तरह से मॉलिक्यूल्स के एटम्स अटैच होते हैं उससे जो एक अट्रैक्शन का इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का, तो वो जो इफेक्ट होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने जितनी भी फोर्सेस पढ़ी हैं वो सारी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और अब आगे जो हम पढ़ेंगे कि एटम्स के डिज़ाइन या ओरिएंटेशन की चेंज होने से जो है जो फ़र्क पड़ता है एक मॉलिक्यूल की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब हम एक चार्ट की मदद से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं वो कितनी ज़्यादा होती हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि हमारे पास अभी लास्ट हमने पढ़ी मेटेलिक बॉन्डिंग, और हमने कहा कि ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखती हैं, यानी वीक इनमें अट्रैक्शन होती है, तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं वो 75 से 1000 की रेंज में होती हैं, जो सबसे लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी है तमाम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान। इसी तरीके से हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 150 से 1100 के दरमियान होती है, जो कि मेटेलिक से ज़्यादा होती है लेकिन आयोनिक से कम होती है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास एनर्जी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की वो होती है आयोनिक बॉन्ड्स के एटम्स के दरमियान, जो कि 400 से 4000 किलो जूल्स पर मोल की दरमियान होती है। और इन्होंने कंपाउंड्स की मिसाल से आपको समझाया है कि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी इस रेंज में होती है। 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्रिएट होता है H2, उसकी बॉन्ड एनर्जी इस रेंज में होती है। और मेटल के आयंस जैसे आयरन एक मेटल की टाइप है, तो उसके दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो आयरन के एटम्स की वो 75 से 1000 की रेंज के दरमियान होती है।
अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जैसे मैंने कहा कि अगर एटम्स की ओरिएंटेशन, जुड़ने की पोजीशन डिफरेंट हो तो उससे जो इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इस ओरिएंटेशन या पोजीशन के चेंज होने की अहमियत कितनी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वैसे तो हमने अभी देखा अपने चार्ट के अंदर कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो आयोनिक कंपाउंड्स की होती है। इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी की वजह से एटम्स आपस में बहुत क्लोजली पैक जुड़े हुए होते हैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर की सूरत में। तो तमाम आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, यानी सॉलिड शेप्स होते हैं। और कोवलेंट्स के दरमियान बॉन्ड एनर्जी वीक होती है, तो वो जो बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है मैटर की, वो या तो लिक्विड होती है या गैस होती है या बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद हैरत अंगेज़ तौर पर हमारी दुनिया के अंदर जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो आयोनिक बॉन्डिंग नहीं रखता, वो कोवलेंट बॉन्डिंग रखता है। जो दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है डायमंड। तो नेचुरली तौर पे जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड किया जाता है हमारी ज़मीन के ऊपर वो डायमंड है। तो डायमंड के दरमियान होती कोवलेंट बॉन्डिंग है जो कि वीक बॉन्डिंग है। लेकिन क्या है, कुदरती तौर पे जो कार्बन एटम्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो एक ऐसा टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं जिसकी वजह से यही वीक बॉन्डिंग आपस में एक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसकी ओवरऑल मॉलिक्यूल की जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो इतनी आसानी से मॉलिक्यूलर शेप जो होता है वो उसका ब्रेक नहीं होता। तो ये एक जनरल जो खुसूसियत जो अब हम आगे पढ़ेंगे वो सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वजूद में आती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो आपके सिलेबस में हमने पढ़नी है वो 3 टाइप्स की हैं। पहली कहलाती हैं डिस्पर्जन फोर्सेस, दूसरी कहलाती हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस और तीसरी फोर्सेस जो हैं वो कहलाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तीनों फोर्सेस का आपस में इंटर रिलेशनशिप भी, अगर आप एक फोर्स को समझ जाएंगे तो फिर आप बाकी को भी जनरली तौर पे आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं डिस्पर्शन फोर्सेस के बारे में। डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं? इन फोर्सेस को लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो टेम्पररी पोलराइज्ड एटम्स के दरमियान होती हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल की मिसाल से समझाया था कि उसके में हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर नहीं रहेगा, वो ज़्यादातर ऑक्सीजन के ऑर्बिट के अंदर रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की तरफ सारे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो ऑक्सीजन का एटम जनरली तौर पे एक नेगेटिव शो कर रहा होगा और हाइड्रोजन का पॉजिटिव पोल शो कर रहा होगा। तो इस तरह से जो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे तो वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को इंड्यूस करेंगे। नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं टेम्पररी पोलराइजेशन की वजह से एटम्स के, तो वो डिस्पर्जन फोर्सेस कहलाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट करते हुए उस शेल से निकल करके थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन के एटम के शेल में आ जाएगा तो वो पोलराइजेशन खत्म हो जाएगी या चेंज हो जाएगी। तो ऐसी पोलराइजेशन जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से हो कि अगर सारा चार्ज नेगेटिव एक साइड पे चला जाए, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे आ जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं होगी। तो वो उसकी वजह से 2 पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक हिस्सा नेगेटिव और एक हिस्सा पॉजिटिव। और आपको पता है एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जो होते हैं वो दूसरे एटम्स को भी पोलराइज करने का काम करते हैं, जिसको इंड्यूस पोलराइजेशन भी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी फोर्सेस हैं वो कहलाती हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान चूँकि अनइवन अट्रैक्शन हो रही थी, हाइड्रोजन जो था वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पा रहा था, तो जिसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज उसके साइड पर डेवलप हो गया था। क्लोरीन जो था वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, हाइड्रोजन का भी शेयर कर रहा था, तो उसके ऊपर एक एक परमानेंट तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो अब हाइड्रोजन क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चूँकि उनमें ये पोलैरिटी परमानेंट नेचर की है, तो वो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स HCl के आपस में एक जगह पर मौजूद होंगे तो वो अपनी एक जो शेप बनाएंगे ना, वो उस पोलैरिटी की वजह से बनाएंगे। कभी भी 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, बल्कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन होगी एक इनके स्ट्रक्चर के अंदर, वो इस तरह से होगी कि एक पॉजिटिव के करीब आपको दूसरा नेगेटिव चार्ज ज़रूर मिलेगा, लेकिन 2 पॉजिटिव कभी भी एक साथ करीब नहीं मिलेंगे आपको। इसी तरीके से हमारे पास आखिरी जो टाइप है ऐसी डायपोल डायपोल मूवमेंट, जो कि एक हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान हो और बाकी कोई सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन की एक बड़ी स्पेशल नेचर है क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है। इसको जो है इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और जनरली तौर पे प्रोटियम की हालत में हो तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन भी कभी छिन जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ बेयर न्यूक्लियाई यानी प्रोटॉन न्यूक्लियाई रह जाता है।
तो हाइड्रोजन एटम की बड़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कभी भी उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता, बल्कि जितने भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम शेयर करता है। अब जब वो शेयर करता है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन भी जब शेयरिंग पे चला जाता है तो उसके पास जनरली इसका जो प्रोटॉन होता है वो अपना जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डोमिनेट कर लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है थोड़ा सा। अब यहाँ पर पानी की मिसाल से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाई गई है। जैसे हमने ऊपर भी वाटर मॉलिक्यूल से आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो होगा उसके शेल में अपने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी होगा, और हाइड्रोजन की साइड पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, सिर्फ उसका अपना ही प्रोटॉन होगा, जिसकी वजह से एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एनी टाइम रहेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं, वो इसी पोलैरिटी की वजह से होते हैं। अब जैसे यहाँ पिक्चर में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि देखें, एक हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ तो बॉन्डिंग में जुड़ा हुआ ही है, मगर उसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था वो किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और एक इनके दरमियान एक वीक चार्ज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्डिंग होगी इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही के साथ होगी, और भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, आपका नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस तरीके से हाइड्रोजन की वजह से जो ये अट्रैक्टिव चार्जेस की वजह से जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तमाम की तमाम जो फोर्सेज होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या डायपोल डायपोल फोर्सेज हो या डिस्पर्जन फोर्सेज हो, ये सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कहलाती हैं। और ये सारी फोर्सेज जो होती हैं ये बहुत ही वीक फोर्सेज होती हैं। अगर आप इनकी ज़रा बॉन्ड एनर्जीज़ को देख लें तो इन सब की बॉन्ड एनर्जीज़ जो हैं वो सारी की सारी 400 to 600, 10 to 40, ये सारी बहुत ही स्लो रेंज के अंदर है। जबकि जो हमने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो बॉन्ड एनर्जीज़ पढ़ी थी तो वो फ्यू हंड्रेड से थाउजेंड्स की रेंज में आ रही थी। तो तमाम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस सिर्फ टेम्परेरी तौर पे होती हैं या जो कि वीक फोर्सेस होती हैं जो कि एटम्स के ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से बनती हैं। तो यहाँ हमारे इस चैप्टर का अख्तिताम हो जाता है, और केमिकल बॉन्डिंग्स की ये टाइप हमने पढ़ी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी पढ़ ली। तो इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देंगे। थैंक यू।